हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं आलोक सिंह और आप लोगों के बीच उपस्थित हूं बिहार स्पेशल लेकर फाइनल अटेम्प्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने न्यायपालिका पर जो महत्वपूर्ण तथ्य थे बिहार विशेष के संदर्भ में जो उपयोगी हो सकते हैं उनको हमने देखा। अब हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन, तृणमूल स्तर पर सरकार की स्थापना से संबंधित प्रावधानों को हम देखते हैं। यूं तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वैदिक काल से ही हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन की स्थिति रही है, लेकिन आधुनिक काल में इसे वैधानिक अमलीजामा पहनाने का कार्य किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। उद्देश्य यही था कि जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए, लोगों का राजनीतिक प्रशिक्षण किया जाए। ठीक है। भाग 9 अनुसूची 11 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज की व्यवस्था की गई और भाग 9A के द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधान सुनिश्चित किया गया। फिर इसका हम विकास क्रम देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन और मध्यकाल में सभा और समिति नामक दो समितियां होती थी, है ना। ऋग्वेद काल से ही, पहले ही मैंने बताया, स्थानीय स्वशासन की परंपरा रही थी। चोल साम्राज्य के अंदर भी ग्राम प्रशासन अपने चरमोत्कर्ष पर था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भी था, गुप्त प्रशासन के अंतर्गत भी था, है ना, इसका अस्तित्व। गांव एक स्वायत्त इकाई के रूप में काम करते थे। लोगों को अधिकार प्रदान किया गया था, अपने हितों के अनुरूप वह निर्णय ले सकते थे। फिर कहानी आगे बढ़ती है। ब्रिटिश काल में हम आते हैं। साल था 1882। लॉर्ड रिपन थे वायसराय। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया और इसी प्रस्ताव के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की औपचारिक शुरुआत आधुनिक काल में भारत में होती है। यही वजह है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में कहा जाता है। उन्होंने स्थानीय बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव दिया ताकि लोगों की भागीदारी स्थानीय स्वशासन में बढ़ सके, और यह प्रश्न 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। स्वतंत्रता के बाद 1952 का वर्ष, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, है ना। और यह इससे संबंधित भी प्रश्न 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इससे पहले या 56वीं से 59वीं बीपीएससी में भी पूछा गया था, और भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। 2 अक्टूबर 1952 को यह कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका उद्देश्य वही था, ग्रामीण विकास में जन भागीदारी में वृद्धि करना, जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णयों को लिया जाना। लेकिन यह अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप के कारण सफल नहीं हो सका। फिर इस संदर्भ में अलग अलग समितियां गठित की गई, जिसमें सबसे पहली समिति थी बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में गठित समिति। इसका गठन वर्ष 1957 में किया गया। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की और 2 अक्टूबर 1959 में इसी समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप नागौर जिले में पहली पंचायती राज की स्थापना की गई। इस समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाए जाने की सिफारिश की थी। ठीक है। फिर यह 38वीं बीपीएससी, 44वीं बीपीएससी, 47वीं, 56वीं, 59वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। फिर आती है बात अशोक मेहता समिति की। 1977 में 20 वर्षों के बाद इस समिति का गठन किया गया। जनता पार्टी की सरकार थी, उसके द्वारा इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की वकालत की थी और इसने जिला और मंडल स्तर पर ही इसे अपनाए जाने की बात की थी, है ना। पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी की भी इन्होंने वकालत की थी। अभी बिहार में ऐसा नहीं है, कुछ राज्यों में यह स्थिति है, कई अधिकांश राज्यों में अभी यह स्थिति नहीं है। राजनीतिक दल जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें प्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लेते, है ना। कुछ राज्यों में भाग लेते हैं। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था
अशोक मेहता समिति की ही अनुशंसा थी कि एक तो द्विस्तरीय हो पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा इसमें राजनीतिक दलों की भी भागीदारी हो। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने संवैधानिक मान्यता देने की मांग भी की थी। ये अशोक मेहता समिति ने संवैधानिक मान्यता मिले पंचायती राज संस्था को, इसकी मान्यता ये मांग की थी। आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं तो हम देखते हैं वर्ष 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी। जीवे के राव समिति का इन्होंने गठन किया। इस समिति ने जिला परिषद को नियोजन और विकास की मुख्य इकाई बनाने की सलाह दी, है ना। एक पद जिला विकास आयुक्त, है ना, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के सृजन की भी सिफारिश की। फिर एक वर्ष बाद ही एलएम सिंघवी समिति का गठन हुआ 1986 में। इस समिति ने ग्राम पंचायतों को व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किए जाने से संबंधित सिफारिश की। विवाद निपटाने के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना की सिफारिश की। वर्ष मतलब 63वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। फिर 1988 में थुंगन समिति का गठन किया गया। थुंगन समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन की वकालत की और पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो जैसा वर्तमान में है, ऐसी सिफारिश इन्होंने भी की थी, है ना। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित किया जाए, इसकी भी सिफारिश की गई थी। फिर इन्हीं समितियों की जो अनुशंसाएं थी, उसके जो अच्छे अच्छे तत्व थे, उन सभी को आत्मसात करके 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। शुरुआत इस प्रक्रिया की हो गई थी 64वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा ही, है ना। संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में गठित करने का आदेश देता है ना। जो नीति निर्देशक तत्व है हमारा, उसका अनुच्छेद 40 यह आदेश देता है, यह अधिकथित करता है कि राज्यों को गांव को प्रशासन की मूल इकाई के रूप में गठित किया जाना चाहिए, स्वशासन की मूल इकाई में गठित किया जाना चाहिए। अब 73वें संविधान संशोधन की हम प्रमुख प्रावधानों को देख लें। सबसे पहली बात यह कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, वो मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत, है ना, और जिला पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। 39वीं बीपीएससी, 44वीं, 64वीं, 65वीं, 68वीं बीपीएससी के अंतर्गत में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। पुनः हम देखें ग्राम सभा की स्थापना का भी इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। यह तो पंचायती राज की आधारशिला है और इसके सदस्य जितने भी वयस्क मताधिकार हैं उस पंचायत में, वो सभी होते हैं, ठीक है। न्यूनतम आयु जितने भी मतलब 18 वर्ष है वो मतदाता है ना, वो सभी होते हैं, ठीक है। चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है ना। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं के आरक्षण से संबंधित भी प्रावधान है। सभी स्तरों पर कुल सीटों का 1/3 मतलब पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद के स्तर पर 1/3 जो है सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है। 65वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ठीक। आगे बढ़े। कार्यकाल
5 वर्ष का निर्धारित कर दिया गया, जिसकी अनुशंसा कई समितियों ने की है। और यदि कोई इकाई, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो या फिर जिला स्तर पर हो, भंग होती है तो 6 महीने के अंतर्गत उसका चुनाव कर लिया जाना है। जो चुनाव प्रबंधन का कार्य है वह राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, है ना, उसकी का संचालन करेगा और निगरानी भी करेगा। वित्तीय समीक्षा, हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करेगा। इससे संबंधित प्रश्न 66वीं और 71वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। कौन कौन से विषय होंगे जो इनके क्षेत्राधिकार में आएंगे? तो 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषय पर कार्य करने की शक्ति इन्हें प्रदान की गई है ना। अब देखिए इन 29 विषयों में क्या क्या है, इन 29 विषयों में क्या क्या है यह समझ लीजिए। देखिए, उनतीस विषयों में के अंतर्गत कृषि विस्तार सम्मिलित है, भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, वन्य जीवन तथा कृषि, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, पीने वाला पानी, ईंधन तथा पशु चारा, सड़कें, पुल, तटों, जलमार्ग इत्यादि इसमें के अंतर्गत शामिल हैं। इन विषयों को देख लीजिएगा, इसके अंतर्गत इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, पूछे भी गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसमें भी कुछ खास विषयों पर, है ना, जिनमें ग्रामीण विकास से संबंधित कोई भी विषय शामिल हो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, ध्यान रखिएगा। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, उनको देख लेते हैं, है ना। अनुच्छेद 243 एच, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं। उन 243 ए में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। 243 बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। 243 सी में पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 243 डी में स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के को जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उससे संबंधित। 243 ई में पंचायतों की अवधि का निर्धारण किया गया है। 243 एफ में सदस्यता के लिए जो अयोग्यता है, निर्भरता है, उसका निर्धारण किया गया है। 243 जी में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी शक्तियां, उनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है। 243 एच में पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह 67वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। 243 जे में लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित प्रावधान है। 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। 243 एल में संघ राज्य क्षेत्रों में मतलब कहां लागू होगा नहीं होगा इससे संबंधित प्रावधान है। 243 एम में कतिपय क्षेत्रों में लागू न किए जाने से संबंधित प्रावधान है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। 243 एन में विद्यमान विधियों का बने रहना, इससे संबंधित प्रावधान है। 243 ओ में न्यायालयों का हस्तक्षेप कहां कहां संभव है, इससे संबंधित प्रावधान है। अब शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधानों को देखें। चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, है ना, के तहत शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान के भाग
9A में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक प्रावधान किया गया है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें 18 विषय इससे प्रदान किए गए हैं शहरी स्थानीय निकाय को। नगर पंचायत कौन कौन सी संस्थाएं हैं इसे देखिए। नगर पंचायत ये ग्रामीण से शहर की ओर, नगर परिषद छोटा शहर, नगर निगम जो बड़ा शहर है वो, नगर पंचायत वैसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरीकरण जिनका हो रहा है, शहर बन रहे हैं, जो नगर परिषद है छोटे शहर हैं, और नगर निगम जो बड़ा शहर है वो। चुनाव प्रणाली कैसे होती है? सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो प्रमुख होता है वह नगर निगम का मेयर कहा जाता है। SC/ST जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण किया जाता है। महिलाओं को माने न्यूनतम 1/3 महिलाएं इसमें निर्वाचित हों यह सुनिश्चित किया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वित्तीय सहायता जो है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जाती है ना। अब कुछ और चीजों को देखें। पटना नगर निगम स्थापना कब हुई? 1952 में, है ना। बिहार नगर निगम अधिनियम 2007 के तहत मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष और वार्ड सदस्यों की संख्या 67 निर्धारित की गई। वार्डों की संख्या 67 थी, उसे बढ़ाकर 75 कर दी गई। नगर निगम अपनी आय करों, शुल्कों और राज्य कर के अनुदानों से प्राप्त करता है। पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों ने मास्टर प्लान तैयार किया है और ताकि नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके, उसे स्तरीय बनाया जा सके। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत नगर निकायों में चुनाव आयोजित किए गए, जिनमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना, है ना। यह ध्यान देने की बात है। पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य में वर्तमान में 19 नगर निगम है। सहरसा लेटेस्ट है 19वां, है ना। 89 नगर परिषदें हैं और 154 नगर पंचायत हैं। तो हमने देख लिया स्थानीय स्वशासन से संबंधित तथ्यों को। आज आपसे विदा चाहता हूं और आपसे अनुरोध है कि इन तथ्यों को रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो कुछ भी आप के सुझाव हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद।